चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे आप। CMA स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। देखो ये क्या बोल रहा है, ब्यूटी सोप कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 different brand of soaps, namely Komal, Lovely, Makeup and Nice. The data on production and sales of these brand during 2015 is reproduced below. आपको प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट्स दी हुई है और देन उनकी सेल वैल्यू इन लैक्स दी हुई है। All the above soap are manufactured jointly up to a particular process. At split of point, they are formed into cake and sand packed. The annual cost data were as under. बहुत ध्यान से सुनना। वो बोल रहा है कि स्प्लिट ऑफ तक वो एक साथ रहे फिर अलग अलग हो गए। अब आपको एनुअल कॉस्ट डेटा यानी साल भर की पूरी कॉस्ट दी हुई है। मटेरियल लगा है 30 लाख और वैल्यू एडेड कॉस्ट लगी है 20 लाख। वैल्यू एडेड कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल को जब आप फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस कॉस्ट को बोला जाता है वैल्यू एडेड कॉस्ट। इसमें इन्होंने बोला हमने प्रॉफिट भी इंक्लूड कर दिया, यानी आपके पास मटेरियल कॉस्ट हो गई 30 लाख, वैल्यू एडेड कॉस्ट इंक्लूडिंग प्रॉफिट हो गया आपके पास 20 लाख। Out of the above brand, makeup is sold in unpacked condition without further processing, while the other 3 brand further processed at an additional cost of। कोमल के ऊपर 1,20,000 की एडिशनल कॉस्ट लगती है, लवली पर 1,30,000 की एडिशनल कॉस्ट है और नाइस के ऊपर 50,000 की कॉस्ट है। नाउ अब एक समस्या आ गई, मुझे क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट टोटल दी हुई है, वैल्यू एडेड कॉस्ट दी हुई है जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है। ध्यान से सुनना, लेकिन इस बार क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट गिवन नहीं है। आपको एनुअल कॉस्ट डेटा दिया हुआ है और एनुअल कॉस्ट डेटा के बाद आपको उनकी सेपरेट कॉस्ट दी हुई है, बट जॉइंट कॉस्ट इज मिसिंग। क्वेश्चन का पहला पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस निकालो आफ्टर एलोकेटिंग द जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपको जॉइंट कॉस्ट का जो एलोकेशन करना है वो एनआरवी के बेसिस पर करना है और फिर प्रॉफिट और लॉस निकालना है। दूसरा, रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड कॉस्ट निकालो अगर इन सभी सोप्स को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच दिया जाए इन प्राइस पर। अज्यूम करो कि एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अभी भी एनआरवी मेथड ही रहेगा। और तीसरा, आपने ए और बी 2 प्रॉफिट निकाले, उनके बेसिस पर एडवाइस करो कि ब्यूटी सोप कंपनी को कौन कौन से सोप को स्प्लिट ऑफ पर बेच देना चाहिए और किन किन को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। वही 3 बातें पूछी हैं, बस एक एडिशनल पॉइंट आ गया, इसमें जॉइंट कॉस्ट मिसिंग आ गई आपकी। तो आइए, सबसे पहले मुझे आपको जॉइंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सर एक बार सी पॉइंट समझा दो वापस। सी पॉइंट तो वही बोल रहा है, बस ए और बी को कंपेयर करके बताओ कि किन किन प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचोगे और किन को फर्दर प्रोसेस के बाद बेचोगे। पढ़ो, देखो ये बोल रहा है विद द वर्किंग रिजल्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए में मैंने प्रॉफिट निकाला है जब मैं फर्दर प्रोसेस के बाद बेच रहा हूं, बी में मैंने प्रॉफिट निकाला जब मैं स्प्लिट ऑफ पर बेच रहा हूं। तो इन दोनों को कंपेयर करके एडवाइस करो
अबाउट द प्रोसेसिंग डिसीजन कि विच सोप टू बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड विच इज टू बी फर्दर प्रोसेस्ड सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो सी में तो वही मांग रहा है वो कि आप दोनों को कंपेयर करके बताओ कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच देना चाहिए। सर प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है ना ए और बी में। हाँ लिखा ओके हुआ है ना, वर्कआउट द प्रॉफिट, सेकंड में भी लिखा हुआ है कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट, कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट। देखिएगा मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, अगर आपको क्वेश्चन में एनुअल कॉस्ट डेटा प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या वो एक तरह से सेल वैल्यू के बराबर हो गया या नहीं हो गया? आप ध्यान से यस सर। समझो, अगर आपने कॉस्ट में प्रॉफिट को अगर कभी भी ऐड कर दिया तो कॉस्ट में प्रॉफिट जैसे ही जुड़ेगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली सेल वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए। आप देख पा रहे हैं उसने दिया मटेरियल 30 लाख है, वैल्यू एडेड 20 लाख है और इसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया। तो मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमें ये पता है इफ we added profit in total cost, then cost plus profit is equal to sales। तो बताइए मुझे टोटल सेल्स क्या दी हुई है? टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी मेरे पास? 50 लाख। आपको इनिशियली ही हर प्रोडक्ट की सेल वैल्यू इन लैक्स दे रखी है। 15 लाख कोमल की सेल प्लस 31 लाख लवली की सेल्स प्लस मेकअप की 2.8 और प्लस नाइस की 1.2, या इधर से जोड़ दो मटेरियल 30 लाख और वैल्यू एडिशन किया है आपने 20 लाख इंक्लूडिंग प्रॉफिट, तो वो भी ऑटोमेटिकली 50 लाख के ही बराबर आ जाएगा। तो आपकी टोटल सेल्स हो गई 50 लाख। अगर सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करते हो, प्रॉफिट आपने कमाया है 25% ऑन कॉस्ट। लिसन केयरफुली अगेन, आपका प्रॉफिट अगर कॉस्ट पर 25% है तो व्हाट डज इट मीन? लीजिए, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100 तो उस पर मैंने प्रॉफिट कमाया होगा 25, तो इसका मतलब मेरी जो सेल्स है वो कितनी हो गई? 125 के बराबर। हाँ सर। तो सेल्स मुझे ऑलरेडी पता है 50 लाख रुपए। ये 50 लाख अगर 125 के बराबर है तो इसमें 25 का मेरा प्रॉफिट इंक्लूड है। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, तो प्रॉफिट आ गया मेरा 10 लाख।
इसका मतलब मेरी जो टोटल कॉस्ट इन प्रोडक्ट को बनाने में लगी होगी वो कितनी लगी होगी, 40 लाख। अब अगर ये टोटल कॉस्ट है तो मुझे ये पता है कि टोटल का मतलब होता है इसमें जॉइंट कॉस्ट भी लगी हुई होगी और इसमें सेपरेट कॉस्ट भी लगी हुई होगी। समझ रहे हो आप? आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है और मैंने आपको स्टेटमेंट के टाइम पे बताया था टोटल कॉस्ट का मतलब होता है शेयर इन जॉइंट कॉस्ट और सेपरेट कॉस्ट। तो आपके पास जो ये 40 लाख है ये दो चीजों का टोटल है, जॉइंट कॉस्ट एज वेल एज सेपरेट कॉस्ट। तो इस टोटल कॉस्ट में से लेस कर दूंगा सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट बताइए, सेपरेट कॉस्ट मुझे दी हुई है 120 प्लस 130 प्लस 50,000। तो इसका मतलब अब जो बाकी बचा वो मेरी जॉइंट कॉस्ट आ गई। ये लीजिए, मुझे क्वेश्चन की अपनी मिसिंग डेटा का पता लग गया। एक बार वापस से देख लेना, अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट हटाऊंगा तो वो जो कॉस्ट बचेगी इट विल बी नोन एज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है इन प्रोडक्ट्स में जितनी भी कॉस्ट लगी है इसमें वो सब इंक्लूड है। तो इसका मतलब इस 40 लाख में दो तरह की कॉस्ट इंक्लूड है, इसमें ज्वाइंट कॉस्ट भी है प्रोडक्ट की और इसमें सेपरेट कॉस्ट भी है प्रोडक्ट की। तो अगर मैं इस टोटल कॉस्ट में से मुझे जो सेपरेट कॉस्ट गिवन है अगर वो हटा दूंगा तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो मेरी जॉइंट कॉस्ट बच जाएगी। तो मेरे पास अब जॉइंट कॉस्ट आ चुकी है। अब मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं। ए पॉइंट, statement showing allocation of joint cost and profit। मैं एक साथ ही इस बात को निकाल सकता हूं। मुझे पता है मेथड कौन सा काम में लेना है, एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड आइएगा, पर्टिकुलर्स आपको प्रोडक्ट दिए हुए हैं कोमल, लवली, मेकअप और नाइस। सबसे पहले हमने ले ली फाइनल सेल वैल्यू। तो फाइनल सेल वैल्यू मुझे सबकी दी हुई है इंडिविजुअली 15 लाख, इकतीस लाख, उसके बाद है 2,80,000 और 1,20,000। इसमें से माइनस कर दूंगा सेपरेट कॉस्ट। तो सेपरेट कॉस्ट कोमल में तो लग रही है 1,20, फिर लवली में लगेगी 1,30, मेकअप में लगती नहीं है और नाइस में 50,000। ये लीजिएगा, तो ये मेरे पास एनआरवी आएगी 15 लाख माइनस 1,20,
तो 13,80,000 की एनआरवी। इधर आपके पास है 31 लाख माइनस 31, 29,70,000, 280 और 70। ये लीजिए, ये हमारे पास एनआरबी आ गई। अब इस रेशियो में हम जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे, तो शेयर इन तो इसमें से हम 4 जीरो हटा देंगे सब में से, तो रेशियो आया 1380, सॉरी 138 प्लस 297 प्लस 28 और प्लस 7 यानी 470। अब आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी आई थी? 37 लाख डिवाइडेड बाय 470 into 138. 37 lakh divided by 470 into 138. ये आ गई 10, 86, 383। इससे निकालोगे तो ये आ जाएगी 23,38,085। फोर 470 इंटू 28, तो ये आ गई 220426। और 7 के हिसाब से निकालोगे तो 55,106। तो एनआरवी तक हम पहुंच चुके हैं। अगर इसमें से शेयर इन जॉइंट कॉस्ट भी हटा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इसी स्टेटमेंट में हम निकाल सकते हैं, अलग से स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल वैल्यू में से आप यही दो चीजें माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। आ जाइए, 13,80,000 माइनस 10,86,383, 293,617। 2970 माइनस 23,38,085, 631,915, 280 माइनस 220,426, 59,574 और 70,000 माइनस 55,106। ये लीजिए, ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। देख लीजिए, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैंने जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी के बेसिस पर बांटा और उसके बाद मैंने हर प्रोडक्ट का क्या निकाल लिया, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? फॉर्मेट वही है, देखो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज देता जाएगा, उसमें एक आध पॉइंट चेंज करेगा, कैलकुलेशन वही करनी है। तीन ही काम करने हैं, जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन, 2 बार प्रॉफिट और उनका कंपेयर करके नेट रिजल्ट। आइए, अब उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा, रिवाइज्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन ईच ब्रांड निकालो
अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि सभी प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच दिया जाए। सर रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब? क्या चीज? रिवाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब हुआ? मतलब रिवाइज्ड प्रॉफिट दोबारा से निकालो स्प्लिट ऑफ पर बेचने का। रिवाइज्ड ही तो आएगा प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस चेंज कर दोगे तो। स्टेटमेंट शोइंग if products sold at split of point particulars कोमल, लवली, मेकअप और नाइस। सबसे पहले ले लूंगा सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सर एक मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर। सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आइएगा। देखो कोमल की आपको दे रखी है 3 लाख यूनिट इनटू कोमल की स्प्लिट ऑफ पर सेल प्राइस दे रखी है 4.5। तो आपके पास आ गया 3 लाख इंटू 4.5, तो सेल्स आ गई 13,50,000। लवली की आई है 5 लाख यूनिट्स इंटू आपको लवली की प्राइस दे रखी है 6 रुपए, तो यानी टोटल आपकी सेल्स आ गई 30 लाख। इधर आइए, 70,000 यूनिट इंटू 4 रुपए 2,80,000। 280 आ गया। और लास्ट है आपके पास 40,000 यूनिट इंटू 1.5 रुपए 60,000। अब इनका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट जो हमने ऊपर निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो देखिएगा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट इसका तो था 1086, 383, 23, 38, 085, 220, 426 और 55,106। ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएंगे। 1350 माइनस 1086, 383, तो 263, 617। 30 लाख माइनस 23, 38, 085, 661, 915, 280 माइनस 220, 426, 59,574 और 60,000 माइनस 55,106। लीजिए, ये मेरे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया कि अगर इन प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस के बजाय स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेच दूं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। अब तीसरा इसने पूछा है ए और बी के वर्किंग रिजल्ट के आधार पर बताओ कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होगा और स्प्लिट ऑफ पर बिकेगा। तो दो अप्रोच है ये जानने की।
एक अप्रोच में इंक्रीमेंटल चार्ट बनाऊं, आपका स्टडी मटेरियल अप्रोक्स हर क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल चार्ट ही बनाता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी दोनों प्रॉफिट निकाले हुए हैं, क्योंकि दो अप्रोचेस अलाउड हैं। जब आपने दोनों प्रॉफिट ऑलरेडी निकाले हैं तो उस केस में आप बिना इंक्रीमेंटल चार्ट के भी कर सकते हैं, बट अगर आप इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट से भी चाहें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट हैं जो फर्दर प्रोसेस होंगे। हाँ, टोटल अप्रोच से इजी है इसलिए क्योंकि आपने दोनों प्रॉफिट निकाले हुए हैं, बट आपको आना वो भी चाहिए। देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक तरीके से आता है, यानी इन द सेंस अगर मान लो वो क्वेश्चन में पूछ ही ले कि इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकाल के बताइए, आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो आपको आनी दोनों अप्रोच चाहिए। देखो फर्स्ट अप्रोच तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वैसे ही क्लियर है, यहां प्रॉफिट लो, यहां का प्रॉफिट कंपेयर करो, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है। आओ मैं आपको दोनों अप्रोच एक बार सिखा देता हूं। सी पार्ट, डिसीजन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अप्रोच 1, देखो हर चीज आनी चाहिए जिस पैटर्न से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइएगा, यहां मैंने लूंगा मैं प्रोडक्ट्स, यहां ले लेता हूं प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेस, यहां लिख देता हूं प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ और डिसीजन। थोड़ा प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए मैंने कॉलम बना दिए, कोमल, लवली, नाइस। देखिएगा प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या क्या थे आपके, 293617, 293617, लवली का था 631915, 59574, 59574 और यहां है 14894। इधर आ जाइए, 263617, 915, 574 और 4894। Now we can compare and take decision. के को क्या फर्दर प्रोसेस करना चाहिए? बिल्कुल, तो हाँ फर्दर प्रोसेस। एल को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए, तो ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेचना चाहिए। ये तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बिकता है। ये आपका फर्दर प्रोसेस है। सिंपली बस
मैंने दोनों के प्रॉफिट लिखे और दोनों प्रॉफिट के बेसिस पर मैंने डिसीजन ले लिया। अप्रोच 2, statement showing net benefit. Statement showing net benefit from a products। आइएगा, पर्टिकुलर्स, ये लो। अब मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करूंगा। उसमें मुझे सबसे पहले निकालनी है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो देखिएगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि फर्दर प्रोसेसिंग करने की वजह से हमारी रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हुई। तो इसमें मैं पहली सेल लिखूंगा सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सबसे पहले लूंगा सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो देखिएगा, ये सेल हमारे पास थी 15 लाख, 31 लाख, 280 और 120। फिर ले लूंगा सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जा रहा हूं तो क्या सेल होगी? 13,50,000 की, इधर 30 लाख, इधर 280 और 60,000। ये लीजिए। सर एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। हाँ जी, 1 मिनट, ये लो। और ऊपर नहीं सर, वो सिर्फ पहले वाला जो। ये लो भाई, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालनी है मुझे। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकलती है सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगी। निकाल लीजिए। तो देखिएगा, यहां पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गई 1.5 लाख। ये भी कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल है। 31 में से 30 गए तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गई 1 लाख डैश। ये लीजिए, ये मेरे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गई। यानी अगर मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस पर ले जाता हूं तो मैं इतनी इतनी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कमाऊंगा। अब बी पॉइंट में लिख दीजिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो ज्वाइंट कॉस्ट के अलावा लगेंगी। यानी प्रोडक्ट के स्प्लिट ऑफ के बाद जो जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे इंक्रीमेंटल होते हैं आपके। तो बताइए,
इंक्रीमेंटल कॉस्ट कोमल में लग रही है 120, लवली में लगेगी 130 डैश और 50। अब मेरे पास आ जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस। लॉस, तो देखिए यहां पर मेरा प्रॉफिट आ रहा है 30,000 का, यहां मेरा लॉस आएगा 30,000, यहां पर डैश, यहां पर प्रॉफिट 10। लीजिए ये मेरा डिसीजन आ जाएगा। अब जहां जहां इंक्रीमेंटल वैल्यू का प्रॉफिट है, डिसीजन बताइए, अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करूंगा। ये प्रोडक्ट मुझे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। स्प्लिट, ये प्रोडक्ट मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिकेगा, ये भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिकेगा। सर ये जब दोनों में डैश है तो फिर स्प्लिट ऑफ ही मानेंगे अपन। स्प्लिट ऑफ की सेल है ना ये केवल, इसकी इसमें फर्दर प्रोसेसिंग होता ही नहीं है। इंक्रीमेंटल इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्रोडक्ट में एडिशनली कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। आप खुद सोचो, हाँ प्रोडक्ट दोनों जगह सेम दे रहा है तो उसको तो स्प्लिट ऑफ पे भेज दूंगा ना। हाँ। और वैसे भी वो बोल ही रहा है कि स्प्लिट ऑफ पे ही बिकता है। ये लीजिए, अब बताइए क्या इंक्रीमेंटल अप्रोच से बनाना आ गया? मैंने कल जो लेक्चर अपलोड किया था लविशा, उसमें मैंने वो दोनों क्वेश्चन का लेक्चर भी डाला था, आंसर भी मैं आपको भेज दूंगा तो आप उससे चेक कर लेना। क्योंकि मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में भी कही थी, मैं होमवर्क के क्वेश्चन के मैक्सिमम के तो आपको लेक्चर्स ही डालूंगा ताकि उसको हमें डिस्कशन कम से कम करना पड़े। हालांकि मैं आंसर्स भी भेज दूंगा अगर आपने वो नहीं देखा तो, वरना अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो उस लेक्चर को आगे करके देखोगे तो लास्ट आंसर और प्रेजेंटेशन आपको उसमें मिल जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या अब इस क्वेश्चन से आपको और पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं सारे कि ज्वाइंट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है? आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में इन्हीं बातों को वो मांग रहा है कि किस तरह से हम अपने स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। आइए, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, सीएम स्टडी मटेरियल 45 नंबर का इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर में। आइएगा, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 45 है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैप्टर के 45 इलस्ट्रेशन है। आपके स्टडी मटेरियल में इस टॉपिक में 5 चैप्टर दिए हुए हैं और पांचों चैप्टर के वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है। नो नीड टू रेफर स्टडी मटेरियल, स्कैनर एक्सेट्रा। आपके पास सारा कुछ मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ स्कैनर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल एंड अदर क्वेश्चंस। आइएगा, ये क्या बोल रहा है देखिएगा, इफ द प्रोडक्ट्स आर ट्रूली द जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू दीज प्रोडक्ट्स। पहला,
ऑन द बेसिस ऑफ वेट या फिजिकल क्वांटिटी। इसने बोला है जो जॉइंट कॉस्ट है उसको अगर फिजिकल यूनिट के बेसिस पर बांटा जाए, पहला मेथड। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट को तो क्या करो, फिजिकल क्वांटिटी के रेशो में बांटो, और जो फिक्स कॉस्ट है उसे कंट्रीब्यूशन के रेशो में बांटो। ये दूसरा मेथड दे दिया। और तीसरा, आपको उन प्रोडक्ट की सेल वैल्यू के रेशो में बांटना है। लीजिए, बस आपको इस क्वेश्चन में उसने केवल और केवल 3 अलग अलग मेथड से जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करवाया है। सर एक तो कंट्रीब्यूशन हो गया, एक पहला फिजिकल हो गया मेथड और एक फिजिकल यूनिट मेथड, दूसरा मेथड हो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, और तीसरा सेल वैल्यू मेथड। तो आपको एक ही सेल वैल्यू दी हुई है, चाहे स्प्लिट ऑफ की मानो चाहे फाइनल मानो, और कोई डेटा गिवन ही नहीं है, तो रेस्पेक्टिव सेल वैल्यू के बेसिस पर बांट देंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए टोटल जॉइंट कॉस्ट है कितनी? टोटल जॉइंट कॉस्ट 12,000। 12,000. मटीरियल दे रखा है 5, लेबर 3, वेरिएबल ओवरहेड 2 और फिक्स्ड ओवरहेड 2। लीजिए 12,000 आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट आ गई। अब इसमें पहला, सर हाँ जी, सर वो सेल वैल्यू वाला कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि सेल वैल्यू है? एक ही सेल वैल्यू दी हुई है ना, मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ लिखा है कि ये स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू है या फाइनल सेल वैल्यू है? नहीं सर, एक वो मार्जिनल कॉस्ट वाली ये लाइन लिखी हुई है ना, इसका क्या मतलब है? ये सेकंड मेथड का, इसने जो आपको मैंने बताया था ना, मार्जिन कंट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है? वो तो सब वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट को अलग वही करके बात उसने करते लिख हैं। के दी है, उसने मेथड का नाम नहीं दिया, मेथड को लैंग्वेज में लिख दिया कि जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने का ऐसा मेथड यूज लो जिस मेथड में जो मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट है उसको तो क्वांटिटी के रेशो में बांटो, और जो फिक्स कॉस्ट है उसे कंट्रीब्यूशन के रेशो में बांटो। तो ऐसा हम किस मेथड में करते हैं? सर कंट्रीब्यूशन वाले तो उसने मेथड। मेथड का नाम ना देकर मेथड का प्रोसेस दे दिया। और तीसरे पॉइंट में बोला है सेल वैल्यू के रेशो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। बहुत सिंपल से उसने तीनों मेथड का नाम दे दिया। तो लीजिए, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड के बेसिस पर बांट देंगे। तो देखिएगा, फिजिकल यूनिट का मतलब है क्वांटिटी। बताइए, ए की तो क्वांटिटी 100 है और बी की क्वांटिटी 150 है, तो 12,000 को हमें 100:150 के रेशियो में बांटना है। लीजिए, शेयर ऑफ प्रोडक्ट ए, 12,000 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, 4800. 4800 लगेगा। और शेयर ऑफ प्रोडक्ट बी निकाल दो, इंटू 150 कर दो, 250 और इंटू 150, तो ये आ गया 7200। लीजिए, ये हमने क्या किया है, फिजिकल यूनिट के बेसिस पर बताइए, क्लियर है बिल्कुल? और अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं, सेल्स और माइनस ये हमने जो जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन किया, तो इस बेसिस पर आप प्रॉफिट निकाल लोगे। ये लो, मान लो मैं प्रॉफिट भी निकाल के बता देता हूं, ए और बी, सेल वैल्यू है आपकी
100 इंटू 80 यानी 8,000 और 150 इंटू 40 यानी 6,000। ये लो, और इसमें से माइनस कर दोगे शेयर इन जॉइंट कॉस्ट 4,800 और 7,200। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो 8,000 में से 4,800 जाएंगे तो 3,200 बचे। ये आपका फर्स्ट मेथड से एलोकेशन हो गया। दूसरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। आइए इसमें ए पार्ट स्क्रॉल अप करूंगी, ये लो, बस प्रॉफिट मैंने निकाल दिया उसका। सबसे पहले एलोकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो लीजिए हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 10,000। 12,000 में से 10,000 तो वेरिएबल है और 2,000 आपकी फिक्स्ड है। तो वेरिएबल को तो बांटना है फिजिकल यूनिट बेसिस पर। 100:150 के में। शेयर इन वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट फॉर ए, तो देखिएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100 यूनिट और शेयर इन वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट डिवाइड बाय 250 इंटू 150। ये लीजिए, तो 10,000 डिवाइडेड 4,000 बाय 250 इंटू 100, 4,000 तो इसका हिस्सा आ गया, 6,000 इसका हिस्सा आ गया। बी कंट्रीब्यूशन फॉर, उसके बाद मैंने आपको बताया था हर प्रोडक्ट का ईच प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। सेल्स है 8,000 और 6,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 4,000 और 6,000। तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 4,000 और नील। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी, वेरी ए पर। ए शेयर इन, सर मतलब बी में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। बिल्कुल, ये लीजिए पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट आपके पास कहां आ गई, ए के पास आ गई। तो इसका मतलब अब टोटल जॉइंट कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट देखिएगा, ए प्रोडक्ट की जो टोटल जॉइंट कॉस्ट बनी 4,000 प्लस 2,000, तो ए प्रोडक्ट की टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी बन गई 6,000 6,000 और बी प्रोडक्ट की टोटल जॉइंट कॉस्ट हो गई 6,000। 6,000।
ये लीजिए, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब अगर आपको इस स्टेटमेंट से भी, इस मेथड से भी प्रॉफिट निकालना है तो ये लो, पूछे नहीं है, मैं तो आपको ऐसे ही निकाल के बता रहा हूं। सेल वैल्यू इसकी 8,000 है, इसकी 6,000 है, माइनस शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, ये लीजिए, ये मेरे पास, बताइए क्लियर बिल्कुल। लास्ट मेथड, तीसरा 2 मिनट है अपने पास, 1 मिनट, इसमें अपन लास्ट मेथड कर लेते हैं। एलोकेशन ऑन सेल वैल्यू मेथड। अब आपको जो एलोकेशन करना है जॉइंट कॉस्ट का, वो सेल वैल्यू के बेसिस पर करना है। तो लीजिए, ए प्रोडक्ट की सेल वैल्यू हमें पता ही है 8,000 और बी प्रोडक्ट की 6,000, इस रेशो में बांट दो, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। $12,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 8, तो इसका शेयर आ गया 6,857 और 12,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 6, इसका शेयर आ गया 5,143 और ये माइनस कर दोगे तो हाथों हाथ प्रॉफिट भी आ जाएगा। प्रॉफिट 8,000 माइनस 6,857, ये लीजिए, और 6,000 माइनस 5,143 आ गया 857। ये लीजिए, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे 3 अलग अलग मेथड से पहले जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट माना गया और फिर हमने तीनों मेथड में उसका प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दिया।